Yes, good morning, guys. ओके, सो आगे प्रोसीड करते हैं आज। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैक। स्टैक स्टार्ट करना है आज। यस, गुड मॉर्निंग गाइस। आगे प्रोसीड करते हैं। स्टैक। So stack, we can say that the operation in the stack is like last in first out, or we can say that first in last out, isn't it? So let's say one stack is there, A, B, C, and let's say these are the indices 1, 2, 3. Then I'm considering top is a variable that is pointing to the topmost element of the stack, isn't it? Top is a variable I'm considering that pointing to the topmost element of the stack, isn't it? So जो ऑपरेशंस होते हैं आपके स्टैक के, वो आप बोल सकते हो फर्स्ट वन इज पुश। अगर कोई भी एलिमेंट आपको स्टैक में पुश करना है तो स्टैक की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें एलिमेंट पुश करना है, और जो एलिमेंट आपको पुश करना है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। एक ऑपरेशन होता है पॉप। पॉप मींस स्टैक की रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ जहां से पॉप करना है। बाय डिफॉल्ट कौन सा एलिमेंट पॉप होता है? टॉप ऑफ द स्टैक जो भी है वो आपका क्या होगा? पॉप होगा। एक और बुलियन आप ऑपरेशन बोल सकते हो, इज एम्प्टी, चेक करने के लिए वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। एंड फोर्थ वन आप बोल सकते हो इज फुल, वेदर द स्टैक इज फुल और नॉट। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस होते हैं। तो स्टैक को आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स आप बोल सकते हो, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करके आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। एंड implementing any data structure means what? Implementing its operations। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, जैसे स्टैक को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो पुश एंड पॉप के लिए को आप बोल सकते हो ऑपरेशंस हैं, उनके लिए आप कोड लिख रहे हो, isn't it? That means implementing any data structure means implementing the operations of that particular data structure, isn't it? आप ध्यान से देखना, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर, डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे आपने ट्री को देखा, लिंक लिस्ट से आपने यस रिप्रेजेंट किया और स्टोर किया लिंक लिस्ट में, और आप बोल सकते हो इंप्लीमेंट किया, isn't it? सिमिलरली अपन देखेंगे, ध्यान से देखना स्टैक को, ठीक है? अपन एरे से एक बार इंप्लीमेंट करवा के देख, isn't it? So write down implementing stack data structure using array। तो एरे से एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ध्यान से देखना। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं, लेट्स से एस इज द एरे नेम। एस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्टैक को इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो लेट्स से एस इज द एरे नेम, एन इज द साइज ऑफ एरे, एंड एक्स इज द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। तो स्टैक को इंप्लीमेंट करने का मतलब है पुश एंड पॉप ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करना, उसके लिए कोड लिखना। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। ठीक है, जो आपकी फंक्शनैलिटी है दैट इज फर्स्ट इन लास्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, वो आपकी परफॉर्म होनी चाहिए करेक्टली, नथिंग एल्स।
और तो टॉप आपने एक वेरिएबल अज्यूम किया दैट विल पॉइंट टू द टॉप मोस्ट टॉप ऑफ द स्टैक, इजंट इट? टॉप मोस्ट एलिमेंट पे पॉइंट करेगा टॉप। तो यहाँ पे पुश को आपने इंप्लीमेंट किया तो एरे एज ए इंप्लीमेंट आप बोलोगे एरे एज ए पैरामीटर पास करोगे। लेट्स से n is the size of the array and top is the variable that points to the topmost element and x is the element to be inserted। तो पहले चेक करोगे, ध्यान से देखना, मान लो ये एरे था, आपका साइज कितना था n, तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, और ये n-1 इंडेक्स होगा, ठीक है, लास्ट इंडेक्स। तो अगर आप बोल सकते हो, मान लो फर्स्ट एलिमेंट आपने इंसर्ट किया, स्टार्टिंग में बताओ टॉप इनिशियली कहां पे रखेंगे? अगर ये एम्प्टी है तो -1 पे रखें, इजंट इट? -1 का मतलब हुआ कि आपका जो एरे है दैट इज एम्प्टी, एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर मान लो आपको कोई एलिमेंट एक इंसर्ट करना है 0 पे, तो पहले क्या करोगे? टॉप प्लस प्लस, तो टॉप की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 0। यस और नो? मींस अब टॉप यहाँ पे आपका पॉइंट करेगा। अब टॉप वेरिएबल 0th इंडेक्स पे है, अब क्या करोगे? एस ऑफ टॉप पे यस कोई भी एलिमेंट आपने डाल दिया, लेट्स से ए, तो अब टॉप यहाँ पे आपका यस पॉइंट कर रहा है। फिर अगर नेक्स्ट आपको इंसर्ट करना है तो फिर टॉप प्लस प्लस, फिर बी, फिर टॉप यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब जो भी आपने लेटेस्ट एलिमेंट इंसर्ट किया है वहीं पे टॉप की क्या होगी? पोजीशन होगी, इजंट? ओके। तो मुझे बताओ, ऐसे करते करते आपने पुश करते रहे, अगर टॉप कहाँ पे पहुंच जाए? टॉप +1 इक्वल्स टू n हो जाए, इसका मतलब क्या होगा? कि आप ये एरे है, इसको एज ए स्टैक आप यूज करोगे, तो आप बोल सकते हो ये स्टैक आपका फुल हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, अगर टॉप लास्ट इंडेक्स पे चला जाता है तो। यस और नो? अगर लास्ट इंडेक्स पे टॉप चला गया तो आप जरा मुझे बताओ, तो आप कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना चाहोगे तो इंसर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इजंट इट? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप क्या प्रिंट करवाओगे? यस, printf वी कैन से दैट स्टैक ओवरफ्लो। अगर स्टैक ओवरफ्लो है तो फिर पुश नहीं कर पाओगे, पुश नहीं कर पाओगे तो एग्जिट करोगे, एंड एग्जिट मींस कंट्रोल आपका कहाँ आ जाएगा? कंट्रोल आपका यस पूरे प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। और एग्जिट 1 मींस अनसक्सेसफुल टर्मिनेशन, एग्जिट 0 मींस सक्सेसफुल टर्मिनेशन, तो टर्मिनेट हो जाएगा। एल्स आप क्या करोगे? टॉप प्लस प्लस, पहले टॉप में इंक्रीमेंट करोगे एंड एस ऑफ टॉप पे क्या इंसर्ट कर दोगे? एक्स। यस, दैट इज द यस पुश ऑपरेशन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी एक इंसर्शन के लिए? टेल मी। हाँ जी, कांस्टेंट कांस्टेंट होगी, कोई फॉर लूप नहीं है, ये 3-4 ऑपरेशंस होंगे जो कांस्टेंट टाइम्स लेंगे। तो आप बोल सकते हो कि वन पुश ऑपरेशन विल टेक हाउ मच टाइम? वी कैन से दैट बेस्ट केस हो चाहे वर्स्ट केस हो, आप बोल सकते हो थीटा ऑफ 1, एंड व्हेन बेस्ट केस इज इक्वल्स टू वर्स्ट केस देन वी कैन यूज थीटा नोटेशन, इजंट इट? क्लियर है? यस। तो अल्टीमेटली आपको स्टैक में जब भी कोई भी एलिमेंट आप पुश करते हो, तो जो आपने लेटेस्ट एलिमेंट पुश किया वहां पे एक वेरिएबल पॉइंट करना चाहिए। यस, वैसा ही हो रहा है यहाँ पे, इजंट इट? ऐसा ही हो रहा है। ओके, नथिंग एल्स। अब पॉप करेंगे तो जो टॉप मोस्ट एलिमेंट जो आपने लेटेस्ट आपने पुश किया वो पॉप होना चाहिए। तो लेटेस्ट एलिमेंट जो आपने पुश किया वहां पे टॉप वेरिएबल होगा वहां पे उस पोजीशन पे, यस और नो? तो आप बोल सकते हो, अब पॉप को भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं अपन। तो पॉप में क्या करेंगे? पॉप में आपके पास रिक्वायरमेंट है पैरामीटर्स, नेम ऑफ द एरे, साइज ऑफ द एरे एंड टॉप वेरिएबल। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो, यहाँ पे आप मुझे बताना इफ टॉप इक्वल्स टू -1, इसका मतलब स्टैक क्या है? हाँ जी बोलिए, एम्प्टी है। सो आप बोल सकते हो स्टैक अंडरफ्लोज, इजंट इट? अगर ये अंडरफ्लो है मींस एक भी एलिमेंट नहीं है तो पॉप नहीं हो पाएगा, इसका मतलब आपको एग्जिट 1 करना पड़ेगा। एग्जिट 1 मींस अनसक्सेसफुल टर्मिनेशन हुआ है। अनसक्सेसफुल का मतलब ये हुआ कि आप पॉप नहीं कर पाओगे। एल्स क्या करोगे?
पहले ध्यान से देखना, जो एलिमेंट टॉप ऑफ द वेरिएबल है, ठीक है, टॉप ऑफ द वेरिएबल पे, और आप बोल सकते हो जो एलिमेंट प्रेजेंट था टॉप वाले इंडेक्स पे, वो वाला आपको पॉप करना है, तो उसको आप स्टोर कर लो किसी वेरिएबल y में, यहाँ पे डिक्लेयर कर दो इंट y। अब क्या करो, टॉप माइनस माइनस, इजंट इट? तो टॉप माइनस माइनस करोगे तो टॉप नीचे आ जाएगा एक पोजीशन। यस, अब रिटर्न क्या कर दो y। तो जब पॉप करते हैं तो जो एलिमेंट आप पॉप कर रहे हो उसको रिटर्न भी करना होता है, इजंट इट? तो ये आप देख सकते हो पॉप के लिए इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, थीटा ऑफ, इजंट इट? तो आपने देखा, यस, एक एरे से, ठीक है, एरे से आप स्टैक को इंप्लीमेंट ऐसे कर सकते हो। ये आपके पुश एंड पॉप ऑपरेशंस के लिए कोड है, नथिंग एल्स। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। हम्म यस, राइट ऑन नेक्स्ट वन। implementing multiple stacks in a single array। मान लो किसी प्रोग्राम में मल्टीपल रिकर्शंस हो, तो वहां पे मल्टीपल स्टैक्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो मल्टीपल आप स्टैक्स कैसे इंप्लीमेंट करोगे इनसाइड एनी सिंगल एरे, वो देखते हैं। लेट्स से n equals to 9, array size is 9। लेट्स से नंबर ऑफ स्टैक्स आपके कितने हैं, 3, and n by m, that is let's say 9 by 3, so size of every stack, isn't it? ये आपने अज्यूम कर लिया। यस, n by 3 से क्या मिलेगा, नंबर ऑफ स्टैक्स 3 से 3 थे, तो एरे साइज को अगर नंबर ऑफ स्टैक से डिवाइड करोगे तो कितना, ईच साइज ऑफ ईच स्टैक आ जाएगा, यस और नो? यस सर। हाँ जी। अब जरा आप मुझे बताना, ये आपका एक एरे था, लेट्स से इसका साइज कितना था, 9। साइज 9 है तो 0 to 8 होगा। यस सर। हाँ जी। ये 3 स्टैक्स आपने बनाए, ध्यान से देखना। लेट्स से फर्स्ट स्टैक का नाम है S0, सेकंड वन इज S1, थर्ड वन इज S2। तो मल्टीपल रिकर्शन है, तो हर रिकर्शन ये डिफरेंट डिफरेंट स्टैक्स यूज कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉप वेरिएबल होगा उसको नाम दे रहा हूँ T0, इसके करस्पॉन्डिंग T1, इसके करस्पॉन्डिंग T2। तो आप मुझे बताओ T0 की इनिशियल वैल्यू क्या रखेंगे जब एम्प्टी था तब? हाँ जी, बोलिए जरा। सर 0 -1। -1। T1 का क्या होगा इनिशियल वैल्यू? 2। 2। और T2 का इनिशियल वैल्यू 5, सर इजंट इट, जब एम्प्टी है तब। सर T1 का वैल्यू अगर 2 रहेगा तो दूसरे स्टैक को पॉइंट नहीं करेगा?
टॉप को। करने दो, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, Yes. isn't it? क्योंकि जब भी उसमें इंसर्ट करोगे एलिमेंट, जैसे T1 में मान लो आप S1 में इंसर्ट करोगे तो पहले उस टॉप वेरिएबल को इंक्रीमेंट करवाओगे, अब तो 2 से 3 पे आ जाएगा। हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। तो जब भी उसको इंक्रीमेंट करवाओगे, ठीक है, तो आप बोलोगे, ठीक, उस स्टैक के अंदर आप बोल सकते हो T1 अगर 2 है तो पहले इंक्रीमेंट करवाओगे तब वो S1 पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, isn't it? ओके, अब ध्यान से देखना, मान लो टी नोट में आपको कुछ इंसर्ट करना है तो पहले टी नोट प्लस प्लस करोगे, अब प्लस प्लस करते टी नोट की वैल्यू 0 आ गई, अब आप लिख सकते हो एस ऑफ टी नोट, यहाँ पे आपने कोई वैल्यू मान लो ए स्टोर कर दी तो यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर आपने टी नोट प्लस प्लस कर दिया तो टी नोट फिर आगे चला जाएगा, फिर एस ऑफ टी नोट आपने मान लो बी स्टोर करवा दिया तो यहाँ पे बी स्टोर हो जाएगा, एंड सो ऑन, इजंट इट? कोई डाउट है इसमें? ओके, अब जरा मुझे बताओ, एस नोट के लिए टी नोट क्या होगा, ये एम्प्टी था तब -1, और आप बोल सकते हो S1 के लिए T1 क्या होगा इनिशियली 2, तो ये 2 ऐसे आ सकता है n/m, साइज ऑफ ईच एरे कितना है n/m, अब हर एरे का साइज है n/m, तो n/m साइज का एक एरे आप स्किप कर दो तो कहां पे आ जाओगे 3 पे, तो n/m इंटू 1 एक एरे स्किप किया तो आ गई 3 पे, अब इसमें -1 कर दें तो 2 मिल जाएगा आपको। Yes, sir. सिमिलरली S2 के लिए देखें एम्प्टी वाली कंडीशन, तो T2 आप बोल सकते हो कैसे आएगा, n/m इंटू क्या करें 2, दो एरे आपने स्किप किए साइज 3 के, 3 इंटू 6, और -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। सिमिलरली इसके लिए क्या करते, इसमें एक भी स्किप नहीं करना तो इंटू 0 -1, तो ये -1 आ जाता। अगर ऐसे मान लो मैं 100 को करूं तो कितना आ जाएगा S100 में, T100 कितना आ जाएगा, यस आप बोल सकते हो n/m इंटू 100 बोल सकते हैं -1, कोई डाउट है इसमें, इजंट इट? तो ये कितना आ जाता 299, कोई डाउट है इसमें, टेल मी वंस, क्लियर है? तो Yes, sir. एम्प्टी कंडीशन ऐसे आप चेक कर सकते हो, इजंट इट? कोई दिक्कत नहीं है। अगर फुल की कंडीशन चेक कैसे करेंगे, ये तो एम्प्टी की कंडीशन है, फुल की कंडीशन जरा बताना। हाँ जी, बोलिए जरा, मान लो मैं S2 की फुल की कंडीशन देखूं तो T2 कहां पे होगा, यस आप मुझे बताओ। हाँ जी, S2 अगर फुल है और S1 लेट से S1 अगर आपका फुल है तो T1 कहां पे होगा, Sir, 5 पे। 5 पे। ये 5 ऐसे आएगा कि दो एरेज अपन स्किप करें n/m 3 साइज के इंटू 2, तो कहां पे आ जाओगे आप 6 पे, -1 कर दें, तो बताओ 100th में कैसे आएगा ये T100 कैसे निकालोगे, यस कितने स्किप करोगे, 100 करोगे या 101? 101। 101, इजंट इट? फिर उसमें क्या करोगे -1, तो ये कंडीशन फुल की ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो और एम्प्टी की ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, इजंट इट? तो अब इनके पुश एंड पॉप ऑपरेशंस के लिए अपन देखते हैं क्या कोड लिख सकते हैं, तो एक बार देखते हैं। हाँ जी, आप जरा मुझे बताओ, ये नोट डाउन किया? हाँ जी, नोट किया सभी ने? Yes, sir. हाँ जी, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ जी, पुश आपको करना है, पुश ऑपरेशन, ये लेट से ith है, ठीक है, और ith मींस ith स्टैक का ये क्या है, टॉप वेरिएबल, इजंट इट? तो बताओ यहाँ पे पहले चेक करोगे कि कहीं स्टैक आपका फुल तो नहीं है, तो ti कैसे चेक करोगे, वेदर ti इक्वल्स टू n/m इंटू i+1, ऐसे करोगे, -1,
अभी देखा आपने फुल की कंडीशन, ये देखा। यस सर। अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट करवा दोगे? स्टैक ओवरफ्लो। तो स्टैक ओवरफ्लो है, दैट मीन्स आप पुश नहीं कर पाओगे तो एग्जिट करना पड़ेगा। एल्स आप बोल सकते हो टी आई प्लस प्लस करोगे पहले और एस ऑफ टी आई पे क्या रख दोगे? एलिमेंट एक्स। इजंट इट? दैट इज द पुश ऑपरेशन। कोई डाउट है? इसका भी टाइम कितना होगा? थीटा ऑफ 1 ओनली, एक पुश ऑपरेशन का। इजंट इट क्लियर है? यस सर। तो ध्यान से देखना, एरे सेम है। मान लो एक रिकर्शन को कोई S1 स्टैक यूज करना है तो वो कौन सा वेरिएबल यूज करेगा? T1। ठीक है। किसी रिकर्शन को एक ही प्रोग्राम में मान लो मल्टीपल रिकर्शंस थे, ठीक है, तो सेकंड जो रिकर्शन है वो अगर मान लो एक और स्टैक यूज कर रहा है, S2 कर रहा है, तो वो कौन सा वेरिएबल यूज करेगा? T2। इजंट इट क्लियर है? ओके। अब इसके लिए पॉप लिखेंगे अपन। ध्यान से देखना, पॉप ऑपरेशन अगर लिखते हैं तो आप बोल सकते हो SNMTI। तो इसके लिए कंडीशन लगाओगे इफ TI इक्वल्स टू N/M इंटू I -1। ऐसे निकाली थी एम्प्टी वाली कंडीशन आपने, यस और नो? अगर ऐसा होगा तो आप बोल सकते हो प्रिंटफ करवा दोगे स्टैक अंडरफ्लो। अगर स्टैक अंडरफ्लो है तो आप पॉप नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे एग्जिट 1 कर दो। ओके। एल्स आप बोल सकते हो यस y इक्वल्स टू S ऑफ TI। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना इंट y एंड TI माइनस माइनस एंड रिटर्न y। तो ये आपका हो जाएगा पॉप ऑपरेशन। इजंट इट? इसका भी टाइम कितना होगा? थीटा ऑफ 1। बट जरा मुझे बताओ यहाँ पे जो डिसएडवांटेज इसकी आप बोल सकते हो वो क्या है? मान लो 3 रिकर्शन थे, तीनों ने अपने अपने स्टैक यूज किए, इन बिटवीन कोई भी रिकर्शन के करस्पॉन्डिंग स्टैक फुल हो गया तो टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम, यस और नो? मैं जो बता रहा हूं समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। मान लो 3 रिकर्शन थे किसी प्रोग्राम में, इन बिटवीन किसी भी रिकर्शन के करस्पॉन्डिंग अगर आपका उसके करस्पॉन्डिंग स्टैक फुल हो गया तो टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम, यस और नो? तो ये इसके डिसएडवांटेज है, मींस आपका साइज स्टैटिक है, फिक्स्ड है। यस अगर सर। उससे ज्यादा रिकर्शन में कोई भी अगर मान लो ज्यादा एलिमेंट्स आ गए कोई भी किसी भी रिकर्शन के करस्पॉन्डिंग, तो आप बोल सकते हो वहां पे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो सकता है। इसलिए इसको एफिशिएंटली कैसे इंप्लीमेंट करें, इसके लिए एक और आइडिया है, ध्यान से देखना। यस, सो नेक्स्ट वन यू कैन राइट डाउन एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन of multiple stacks in single array। एफिशिएंटली आप कर सकते हो 2 आप स्टैक्स कर सकते हो, एफिशिएंटली 2 स्टैक्स। मान लो अगेन लेट्स से array size is 9 और लेट्स से ये आपका array था। इस बार अपन कुछ ऐसा करते हैं 4 5 6 7 8 9। एक स्टैक जो आपने बनाया, ध्यान से देखना, एक स्टैक आपने बना दिया, ठीक है, इस वे में, और इसका साइज फिक्स नहीं किया, वेरिएबल साइज होगा इसका, और एक आपने इसी को फेस करते हुए स्टैक ऐसे बना दिया, इजंट इट? ये आपका एस है। हाँ, तो स्टैक 1 लेट से इसको मैं नाम दे देता हूं लेफ्ट 1 स्टैक SL एंड दिस इज राइट 1 स्टैक SR। तो बताओ SR में और SL में एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट होंगे पुश होना? SL में।
जीरो जीरो से सर। जीरो से स्टार्ट जहां से पुश करना स्टार्ट करोगे जीरो पे आएगा फर्स्ट एलिमेंट। यस और सर। एसआर में फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे आएगा? सर 8 में। 8 में। ठीक है, तो आप मुझे बताओ जो इनके करस्पॉन्डिंग जो टॉप वेरिएबल्स थे वो मान लो ये टीएल था, तो टीएल इनिशियली जब एम्प्टी होगा तो -1, और टीआर जब एसआर एम्प्टी होगा तो टीआर इनिशियली क्या होगा? 9 9 पे रखेंगे, इजंट इट? तो जब Sir. टीएल एसएल में आपको कुछ भी इंसर्ट करना है तो क्या करोगे? टीएल प्लस प्लस, उसके बाद एस ऑफ टीएल पे क्या करोगे? कुछ भी इंसर्ट करना है, लेट से एक्स, तो यहाँ पे आपका एक्स आ जाएगा। और टीआर में एसआर में जब इंसर्ट करना है तो टीआर को क्या करोगे? माइनस माइनस, फिर एस ऑफ टीआर पे कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो आपने वाई कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई। इजंट इट? कोई डाउट है इसमें? अब जरा मुझे बताना, यस, जब तक आपका एरे कंप्लीटली फुल ना हो जाए तब तक आप बोल सकते हो ये टर्मिनेट नहीं होगा, बोल सकते हो? यस और नो? अब मुझे बताओ एसआर में राइट जो आपका स्टैक है उसमें एलिमेंट ज्यादा आ गए तो उसका साइज बढ़ता जाएगा, एसएल में कम आए तो एसएल का साइज उतना ही रहेगा, कम रहेगा। इसका मतलब दोनों का साइज वेरिएबल है, इजंट इट? साइज की, इन स्टैक्स के साइज की वजह से प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। होगा तो अगर एरे ही कंप्लीटली आपका फुल हो गया तब आपका टर्मिनेट होगा, इजंट इट? तो आप बोल सकते हो ये एफिशिएंट, आप बोल सकते हो इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं? यस और नो? अब जरा Yes, मुझे sir. बताओ ये जो एरे आपका फुल होगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी? हाँ जी बोलना, बोल सकते हैं। whenever TL equals to TR -1, उस टाइम पे आप बोल सकते हो स्टैक ओवरफ्लो, बोल सकते हो जब ये साइड बाय साइड आ जाएंगे। यस और नो? मान लो फिल करते करते यहाँ पे आपने ए बी, तो यहाँ पे आपका TL आ गया, और यहाँ पे फिल करते करते मान लो ए बी सी डी ई, तो इसका TR यहाँ पे आ जाएगा। सो आप बोल सकते हो whenever TL equals to TR -1, TL2 था TR3 -1, ये इक्वल हो जाए तो आप बोल सकते हो स्टैक ओवरफ्लो। तो यहाँ पे वेरिएबल साइज है, कोई दोनों स्टैक्स का साइज फिक्स नहीं है। जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं डायनेमिक, आप बोल सकते हो नेचर है इसका डायनामिक, ठीक है? जहाँ पे आप बोल सकते हो उसके अकॉर्डिंगली साइज इनका वेरी होता रहेगा। और आप बोल सकते हो इन बिटवीन स्टैक के साइज की वजह से कहीं पे भी प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, अगर एरे में स्पेस नहीं है तब टर्मिनेट, इजंट इट? कोई डाउट है इसमें? ये कंडीशन जो मैंने लिखी ये कंडीशन पूछ भी चुके हैं एक बार गेट में। आगे बढ़े। यस, टेल मी गाइस। Yes, sir. ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। सबसे पहला आप बोल सकते हो जहां पे भी रिकर्शन आएगा वहां पे यूज होगा स्टैक का। और रिकर्शन आपके 4 टाइप्स के रिकर्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज टेल रिकर्शन। हाँ जी, नोट करो फटाफट। हाँ जी, फर्स्ट वन एक टाइप टेल रिकर्शन
एक आपका रिकर्शन होता है दैट इज नॉन टेल रिकर्शन। थर्ड वन आप बोल सकते हो नेस्टेड रिकर्शन। फोर्थ वन आपका होता है इनडायरेक्ट रिकर्शन। उसके बाद सेकंड कुछ आपने देखा होगा इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। इनमें कन्वर्जन्स होते हैं जैसे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ये नोटेशन होती है कोई भी एक्सप्रेशन की, या प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, ठीक है, या पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन। इन सब जगह आप बोल सकते हो स्टैक्स की रिक्वायरमेंट होगी, सॉरी हाँ स्टैक की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये अपन देखते हैं स्टैक, इजंट इट? ओके, तो फर्स्ट वन देखते हैं टेल रिकर्शन का मतलब क्या हुआ। टेल रिकर्शन का मतलब ये हुआ कि एक ही फंक्शन कॉल है, जैसे फंक्शन को कॉल कर रहा है, बट फंक्शन को कॉल कर रहा है तो ये जो रिकर्सिव कॉल है ये इस फंक्शन में कौन सी पोजीशन पे है, लास्ट पोजीशन पे। मींस एक ही आपकी फंक्शन कॉल थी और वो भी कहां पे प्रेजेंट है, लास्ट में प्रेजेंट है, सबसे लास्ट स्टेटमेंट है, तो इसको बोलते हैं टेल रिकर्शन। अगर इन बिटवीन कहीं पे है तो उसको बोलते हैं नॉन टेल रिकर्शन। तो आप बताओ जब आप एग्जीक्यूट करोगे रिकर्सिव प्रोग्राम को तो टेल रिकर्शन को एग्जीक्यूट करना आपके लिए कॉम्प्लेक्स रहेगा या नॉन टेल को? हाँ जी, नॉन टेल को। नॉन टेल को कॉम्प्लेक्स रहेगा, क्योंकि इन बिटवीन अगर मान लो कोई फंक्शन कॉल यहाँ पे है तो आप बताओ यहाँ से प्रोग्राम का कंट्रोल आपका इंटरप्ट होगा, कहीं और कंट्रोल पास होगा, यस उसके सर। बाद फिर यहाँ पे आप पुश करोगे फिर कुछ होगा। तो जब आप बैक ट्रैक करोगे तो वापस आके जो अनएग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट्स थी वो सारी दोबारा से एग्जीक्यूट करवाओगे बैक ट्रैकिंग के टाइम पे। यस सर। लेकिन अगर ये लास्ट पे प्लेस्ड है तो बैक ट्रैक करोगे तो कुछ भी अनएग्जीक्यूटेड नहीं बचेगा, इजंट इट? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके, तो ये तो हुआ टेल एंड नॉन टेल। नेस्टेड का मतलब होता है रिकर्शन के अंदर रिकर्शन होता है, दैट इज नोन एज नेस्टेड। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है मान लो कोई फंक्शन ए बी को कॉल कर रहा है और बी फंक्शन आपका अगेन ए को कॉल कर रहा है, तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो ए इज कॉलिंग टू बी एंड बी इज कॉलिंग टू ए, सो इनडायरेक्टली ए इज कॉलिंग टू ए, यस और नो? तो इस रिकर्शन को बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्शन। नेस्टेड मींस रिकर्शन के अंदर रिकर्शन आपको मिलेगा, वो उसका एग्जांपल आपको बताएंगे, इजंट इट? उसके बाद ये जो नोटेशन है इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, ये भी अपन देखेंगे। तो जो ये रिकर्शंस थे स्टार्टिंग के, इन टेल, नॉन टेल, नेस्टेड, इनडायरेक्ट, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सो राइट डाउन फर्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स से एक फंक्शन आपको गिवन है, लेट्स से n, if n less than equals to 1 then return में कुछ नहीं करवा रहे, सिंपली रिटर्न मींस प्रोग्राम इस फंक्शन से बाहर कंट्रोल आ जाएगा। as फंक्शन n-2 एक फंक्शन कॉल है, then printf n and then एक और फंक्शन कॉल है n-1 for input n equals to 5, what will be the output? Tell me once. 5 आपने इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा, दैट इज द क्वेश्चन।
हाँ जी, जो भी आउटपुट्स हैं आप बता सकते सर 1 पे रिटर्न क्या करेंगे? कुछ नहीं, उससे बाहर आ जाएगा कंट्रोल। रिटर्न में कुछ लिखा नहीं है, तो रिटर्न क्या करता है, जिस फंक्शन में यूज हुआ उस फंक्शन से बाहर कंट्रोल आ जाएगा। तो एफ ऑफ 1 जो भी होगा उससे बाहर कंट्रोल चला जाएगा। बाहर मीन्स उसके पेरेंट के पास कंट्रोल चला जाएगा, जहां से कंट्रोल आया था वहीं पे चला जाएगा। नो, अंकी जी आगे भी कुछ प्रिंट होगा। नहीं, इनकरेक्ट है अभी तक। नो, किसी का करेक्ट आंसर नहीं है। एक बार देखते हैं जरा। ओके, ध्यान से देखना, एक ट्री डायग्राम बना लेना जब भी मोर देन वन फंक्शन कॉल्स है। रिकर्शन है बट मोर देन वन फंक्शन कॉल्स है रिकर्शन में भी। तो अगर एक ही फंक्शन कॉल होती तो यूनरी ट्री बनता, अब बाइनरी बनेगा। तो फंक्शन आपने वैल्यू पास की 5, नहीं इनकरेक्ट है सभी के। एफ ऑफ 5 ध्यान से देखना, तो इसमें अपना एक फंक्शन हो जाएगा n-2 मीन्स 3। एक प्रिंट आपको क्या करना है 5, और एक फंक्शन कॉल कितनी हो जाएगी 4। अब 3 फिर से कॉल होगी, यहाँ पे आपने देखोगे एक फंक्शन क्या हो जाएगा 1, इजंट इट। एक क्या हो जाएगा प्रिंट 3, और ये हो जाएगा एफ ऑफ 2। फिर एफ ऑफ 1 तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। एफ ऑफ 2 को आप बोल सकते हो एफ ऑफ 0, ये प्रिंट 2 एंड एफ ऑफ 1, ये अब टर्मिनेट हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1 आते ही। यस और नो? हाँ भूपेंद्र जी, आपका आंसर करेक्ट है। उसके बाद एफ ऑफ 4 को भी सेम वे में आप देखोगे। यस, एफ ऑफ 4 को आप सेम वे में देखोगे, दैट इज एफ ऑफ 2 प्रिंट 4 एंड एफ ऑफ वी कैन से दैट 3, एंड एफ ऑफ 2 को बोल सकते हो एफ ऑफ 0 2 एंड एफ ऑफ 1, एंड एफ ऑफ 3 को आप बोल सकते हो एफ ऑफ 1 एंड 3 प्रिंट 3, एंड एफ ऑफ 3 को यस एफ ऑफ 2, और इस एफ ऑफ 2 को आप लिख सकते हो एफ ऑफ 0 एंड प्रिंट 2 एंड एफ ऑफ 1, ऐसे लिख सकते हो। यस, तो इवैल्यूएशन क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट 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 फंक्शन कॉल हुई होगी। पोस्ट ऑर्डर टाइप में आप बोल सकते हो इवैल्यूएशन होगा हमेशा, इजंट इट? तो सबसे पहले आप बोल सकते हो F5 के यस कंप्लीट होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट है F3 एंड F4। F3 के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है F1 एंड F2। तो अब F1 आपका कंप्लीट टर्मिनेट हो जाएगा, रिटर्न कंट्रोल चला जाएगा F3 के पास। उसके बाद ये स्टेटमेंट आएगी 3, तो ये प्रिंट होगा 3।
अब F2 के कंप्लीट होने के लिए F0 और F1 की रिक्वायरमेंट है। तो F0 आपका कंप्लीट हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, तो F2 के पास कंट्रोल जाएगा। यस, कंट्रोल जाने के बाद नेक्स्ट क्या प्रिंट होगा? 2। यस और नो? फिर F1 रिटर्न कर जाएगा। अब ये कंप्लीट, तो F2 कंप्लीट, F2 कंप्लीट, F1 ऑलरेडी कंप्लीट, तो आप बोल सकते हो F3 भी कंप्लीट हो जाएगा। यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट क्या होगा? 5। उसके बाद क्या होगा? लेफ्ट में जाओगे 2, फिर आपका होगा F1 कंप्लीट, फिर F4 पे आपका प्रिंट होगा, फिर F3 के लिए F1, फिर 3, फिर आप बोल सकते हो यस, लास्ट में क्या प्रिंट होगा? 3 के बाद 2। यस और नो? यस, सो दैट विल बी द आउटपुट, नथिंग एल्स। कोई डाउट है इसमें? टेल मी गाइस, दिस वन इज क्लियर टू योर नॉट? सर फंक्शन 4 को कॉल किए, फिर उसके बाद वो 2 को क्यों कॉल किया? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जब भी कंट्रोल F4 यहाँ पे गया तो अंदर जाएंगे तो ये कंडीशन इफ वाली फॉल्स है, तो फिर फंक्शन n-2, तो 4 - 2 आएगा ही। यस। Isn't it? कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? टेल मी वंस। हाँ जी, तो अब जरा मुझे बताना, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपने प्रोग्रामिंग की है कभी? हाँ जी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से कोई प्रोग्राम लिखा है आपने कभी भी? हाँ जी, बोलिए जरा। हाँ जी, नहीं बोल रहे, इसका मतलब एक भी प्रोग्राम नहीं लिखा आपने? हाँ जी, हाँ जी, तो निशांक जी क्या करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, बताओ जरा। एक बेसिक सा कंसेप्ट बता दो कि सर ऐसा करते हैं वहां पे, और यहाँ पे कोई अप्रोच लगा सकते हैं क्या डायनेमिक प्रोग्रामिंग की? यस, टेल मी। बता सकते हो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या करते हो आप, क्या होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, उसमें प्रोग्राम कैसे लिखते हो? सर इतना पता है कि सर ऐसे f(3) आ गया सर एक बार, हाँ तो जी, उसकी जो भी वैल्यू है उसको अपन पहले कहीं स्टोर कर लेंगे, गुड तो गुड जब गुड, भी हाँ अगली वही बार मैं पूछना। f(3) आएगा यस 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 तो यस उसी को यूज कर लेंगे। यस, गुड, हाँ वही अप्रोच होती है। आप बोल सकते हो कहीं पे f(2) आपने एक बार इवेलुएट कर लिया, तो आपने देखा f(2) के करस्पॉन्डिंग आपका जो आउटपुट और जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2। हुआ तो है। इसको कहीं पे स्टोर कर लेंगे ताकि दोबारा f(2) कहीं पे आए तो उसको दोबारा इवेलुएट ना करना पड़े। दैट इज द डायनेमिक प्रोग्राम। यस और नो? Yes, क्योंकि sir. जब सेम फंक्शन कॉल बार बार आ रही है तो उसको बार बार इवेलुएट करने का कोई मीनिंग नहीं है, फालतू में ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। यस और नो? Yes, तो sir. आप बोल सकते हो कि उसको वन टाइम आप उसको इवेलुएट करो और कहीं पे एरे में या टेबल में कहीं पे स्टोर करवा लो। तो जैसे इसका यूज यहाँ पे भी आप कर सकते थे। जैसे f(3) आपने यहाँ पे इवेलुएट कर लिया और देखा f(3) के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 3,2 आ रहा है, तो जब दोबारा ये f(3) आया तो इसको ना लिखते तो सही है, इसकी जगह सीधी वैल्यूज पुट कर देते, 3,2 ये सब्स्टिट्यूट कर देते आउटपुट लिखते टाइम। यस और नो? Yes, तो ये sir. अप्रोच ऐसे क्वेश्चंस में आप लगा सकते, isn't it? So write down one more problem. For the input
f of 5, what will be the output? किया सभी ने? तो मैं आउटपुट लिख दे रहा हूं, आप मैच कर लेना ये आ रहा है या नहीं। 4 3 2 1 0 1 -1 2 0 3 0 1 -1 1 4 1 0 1 -1 2 0 2 5 2 1 0 1 -1 2 0 3 0 1 -1 1 3। एक क्वेश्चन आपको ऐसा बता, इस क्वेश्चन का आंसर करेक्टली आना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग ऑफ लर्निंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाले कंसेप्ट का यूज कर सकते हो, यहाँ पे बार बार इवेलुएट करने की जरूरत नहीं है। आ रहा है सभी का ये?
Yes, sir. कोई स्टूडेंट्स जिनका ना आ रहा हो? यस और नो, आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो बताओ। आ रहा है सभी का? ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर। Okay, write down next one. Done? Yes, sir. Next one, indirect recursion मैंने आपको बताया था that A is calling to B and B is calling to A. उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करो। Yes, for the input or A4, what will be the output? A4 आपको इवेलुएट करना है, what is the value of A4?
Yes, tell me what will be the answer. नहीं सृष्टि जी, आपका पूरा आंसर नहीं है, करेक्ट नहीं है, आगे और भी प्रिंट्स होंगे। निशांक जी, आपका एक मिस है लास्ट में। जानवी जी, आपने भी कुछ मिस्टेक कर दी है, आपका भी एक मिस है, कुछ ना कुछ मिस है। नो, आरव जी आपका भी इनकरेक्ट है। सिंपल, अगर इसका इनकरेक्ट आ रहा है तो लास्ट वन का भी आपने इनकरेक्ट ही किया होगा। हाँ जी, सृष्टि जी आपका करेक्ट है। हाँ निशांक जी आपका करेक्ट है, आपने जो मॉडिफिकेशन बताया दैट इज करेक्ट। ओके, तो सिंपल सा था, नथिंग एल्स आप बोल सकते हो। A4 मीन्स ये आएगा 2, दैट इज B2 एंड B3। यहाँ पे आप बोल सकते हो A1 that is 2, that is A0, that is -1 B -1 B0। ये आपका आएगा B3 को आप लिख सकते हो A2 3 एंड A1, और A2 को लिख सकते हो 0 B0 B1 and that is -1 B -1 B0 and B1 को आप लिख सकते हो A0 1 A -1। वैसा प्रिंट करवानी है वैल्यूज, नथिंग एल्स। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा 2, देन क्या होगा -1, देन क्या होगा 2, देन होगा 0, देन होगा 1, देन होगा 3, देन होगा -1। कोई डाउट है इसमें? टेल मी। यस गाइस, क्लियर है? ओके सर। हाँ जी, एक और एग्जांपल करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन नेस्टेड रिकर्शन। मान लो नेस्टेड मीन्स रिकर्शन के अंदर ही रिकर्शन आपको मिलेगा। लेट्स से a m comma n is given to you if m equals to 0, then return n plus 1, else if
n equals to 0, then return a of m minus 1 comma 1, else return ये देखो रिकर्शन के अंदर रिकर्शन है यहाँ पे, isn't it? तो find out the value of A13. सर लास्ट वाले में क्या लिखा है ये? ए m minus 1 कोमा सेकंड पैरामीटर में रिकर्शन है, m कोमा n था तो सेकंड पैरामीटर, ये फर्स्ट पैरामीटर है बाहर वाले का, ये सेकंड पैरामीटर है। ओके ओके ओके, यस सर, पैरामीटर के अंदर आप पैरामीटर में आप रिकर्शन डाल रहे हो। ओके सर। हाँ जी, यस सृष्टि जी आपका आंसर करेक्ट है। यस निशांक जी आपका आंसर भी करेक्ट है। व्हाट अबाउट अदर गाइस? जिन्होंने कैलकुलेट किया वो A2,2 इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट देखेंगे। यस जानवी जी, और आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। जो कर चुके हैं करेक्टली वो A2,2 के लिए आउटपुट देखेंगे।
हाँ जी, सिंपल सा है यार, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? यस, आरव जी करेक्ट है। हाँ जी, सोनिया जी आपका आंसर भी करेक्ट है। भूपेंद्र जी आपका आंसर भी करेक्ट है। हाँ जी, तो इसका आंसर कितना आएगा? 5 आ रहा है सभी का? किसी को डाउट है तो बोलिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, सर जो रिटर्न होगा उसको प्लस करते जाना है। प्लस नहीं, पेरेंट को रिटर्न होगा वैल्यू हमेशा। जैसे आपने A13 को कॉल किया तो कौन सी कंडीशन ट्रू है? लास्ट वाली। लास्ट वाले। तो ये किसको कॉल करेगा? A ऑफ m-1, यहाँ पे ये m था, ये n, तो ये बन जाएगा कितना? यस, 2 0। 0 बनेगा। यस। और इसके सेकंड पैरामीटर में एक और फंक्शन कॉल है, वो क्या बनेगा? m कितना था यहाँ पे? 1, और n-1, तो n कितना था? 3, 3 - 1 2। अब ये इंटरनल, ये फंक्शन कॉल अपन इवेलुएट करेंगे पहले। यस। 1 2, ये भी किसको कॉल करेगा? तो लास्ट। तो ये बन जाएगा m-1 मीन्स 0, कॉमा क्या लिखोगे? ए A ऑफ 0 0 1। ध्यान से देखना, 1, 2 था, सो ये आपका m-1, m आएगा, देखो m है, एज इट इज m, तो 1, एंड n-1, n की वैल्यू क्या थी? 2, 1। तो 2 - 1 1। अब इसके अंदर ये सेकंड पैरामीटर फिर इवेलुएट करोगे, यस और नो? यस। हाँ जी, यस, सृष्टि जी आपका आंसर करेक्ट है, गुड। हाँ जी, निशांक जी अब जो रिटर्न करेगा 15, उसकी फिर से उसको भी कैलकुलेट कर लो। अब 15 भी तो कैलकुलेट कर सकते हो आप। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। A11 ये किसको क्या रिटर्न करेगा? टेल मी। सर A1 0 n। A1 आएगा या क्या आएगा? ध्यान से देखना, लास्ट में जाएंगे फिर से, तो ये m है, ये n है, तो लास्ट वाले में जाएंगे, m-1, तो 0 आ जाएगा ये। यस। और m, n-1 1 0, यही आएगा। यस। अब इसको इंटरनल को करोगे तो बताओ कौन सी कॉल होगी? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? n वैल्यू 0 बन चुकी है, लास्ट। n सर सेकंड। सेकंड नंबर। हाँ, तो ये क्या रिटर्न करेगा? A ऑफ m-1 मीन्स 0, और ये 1 है, सेकंड पैरामीटर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 कर रखा है। अब 0, 1 ये क्या रिटर्न करेगा? फर्स्ट वाले से यस। क्या रिटर्न करेगा बताओ? n+1। हाँ, तो क्या रिटर्न करेगा? सर 2। 2, और ये किसको रिटर्न करेगा? इसके पेरेंट को। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब 0, 2 दोनों पैरामीटर मिल गए इस फंक्शन को, तो अब ये भी एग्जीक्यूट होगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा? बताना जरा। 3 सर।
देखो 0,2 3 करेगा, यस सर। तो ये 3 यहाँ पे आएगी। अब ये 0,3 ये क्या रिटर्न करेगा, पेरेंट को 4, और 0,4 क्या रिटर्न करेगा, पेरेंट को 5। तो 1 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। क्लियर है? यस सर। हाँ जी भूपेंद्र जी, नहीं आपका आंसर करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट A22 आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ निशांक जी, यस करेक्ट है, आपका करेक्ट है। आगे बढ़े। A22 का कितना आंसर आ रहा है? किसका? 2,2 का? यस सर, 2 का मतलब। आएगा उसका। इसका आंसर आएगा 7। यस सर, वो एक और बात। ठीक है, ओके। तो इस टाइप के, ठीक है, ये जब आप निकालोगे ये 2,2 तो एक और फंक्शन कॉल आ जाएगी, दैट इज 1,5, और 1,5 को फिर इवेलुएट करोगे, इजंट इट? इन बिटवीन 1,3 आएगा, तो यहीं से आंसर लिख लेना जो अभी आपने इवेलुएट किया 1,3, इजंट इट? यस सर। 1,3 ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो, कहीं पे भी आएगा तो। ओके ठीक है, नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। इनफिक्स, पोस्टफिक्स and prefix notations. मान लो कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है a plus b, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो दिस एक्सप्रेशन इज इनफिक्स। Why? Because yes, operator is in between the operands, isn't it? So we can say that here operator is in between the operands. That means fixing operator in between, isn't it? Okay. यहाँ पे आपने लिखा ए बी, अगर ऑपरेटर को आप बाद में ले आए तो इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स, और ऑपरेटर को आप अगर पहले लेके आओगे तो दैट इज नोन एज प्रीफिक्स, इजंट इट? क्लियर है? अब ध्यान से देखना, कोई भी इनफिक्स एक्सप्रेशन आपको गिवन था तो उसका पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स लिखोगे तो ऑपरेंड्स का ऑर्डर सेम है, मींस ए के बाद ही बी आएगा हमेशा, ए के बाद बी, बट ऑपरेटर जो है वो आगे पीछे हो सकता है। पोस्ट फिक्स मींस यस आप ऑपरेटर को पोस्टपोन कर रहे हो, और प्रीफिक्स मींस आप ऑपरेटर को प्रीपोन कर रहे हो, इजंट इट? ओके, तो ध्यान से देखना, लेट्स से एक और एग्जांपल अपन लें। मान लो मैंने एक इनफिक्स एक्सप्रेशन लिखा a प्लस बी इंटू सी, तो जरा बताना इसका पोस्ट फिक्स क्या होगा। ध्यान से सुनना, अगर प्रीसिडेंस की बात करें तो प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है? सर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन इवेलुएट होगा। यस सर। यस, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, फिर आपका एडिशन आपका ऑपरेट होगा। तो पहले मल्टीप्लिकेशन जो सर्किल मार्क किया तो बीसी, और बाद में ले आओ ऑपरेटर। अब ये बीसी ऑपरेटर आपने लिख दिया बीसी स्टार, ये अब एक ऑपरेंड बन चुका है क्योंकि ये इवेलुएट हो चुका है, यस और नो? तो अब ये सेकंड जो आपका प्लस है, प्लस के लिए एक ऑपरेंड ये है बीसी स्टार और एक ए है, तो दोनों ऑपरेंड्स लिखो और उसके बाद क्या ले आओ, प्लस, दैट इज पोस्ट फिक्स। कोई डाउट है इसमें? यस टेल मी। ओके, अगर प्रीफिक्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले इवेलुएट होना था बीसी, तो आप लिख सकते हो बीसी यहाँ पे स्टार, अब ये एक ऑपरेंड बन चुका है, यस और नो? अब आप बोल सकते हो ये ऑपरेंड बन चुका है, अब यहाँ पे ए दोनों ऑपरेंड लिखे, पहले ऑपरेटर लेके चले गए, तो ये क्या बन गया, प्रीफिक्स। अब आप कहोगे सर इनका यूज क्या है? ध्यान से देखना, यूज इनका ये है कि मान लो आपने सी लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज है उसमें आपने इनफिक्स टाइप में एक्सप्रेशंस लिखे, यस और नो? तो आपको प्रायोरिटीज पता है, ठीक है? प्रायोरिटीज की बात करें तो
ठीक है। तो बट अगर मान लो प्रोसेसर इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो इसको पहले वो पूरे को देखेगा कि कौन सा ऑपरेटर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, ठीक है। उसके बाद देखेगा कि वो चलता जाएगा, फिर यहाँ पे देखा ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी थी तो इसको इवेलुएट किया, फिर दोबारा स्टार्टिंग से फिर देखेगा अब नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी है। तो आप बोल सकते हो अगर इनफिक्स में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो मल्टीपल स्कैन्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, isn't it? बट पोस्टफिक्स में आपने एक्सप्रेशन लिखा तो ध्यान से देखना एक ही स्कैन में आपका हो जाएगा, आपको प्रायोरिटीज वगैरह की देखने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे यहाँ पे पहले वो ढूंढेगा, ध्यान से देखना ए ये आपका ऑपरेंड था, कोई दिक्कत नहीं है, बी ये भी ऑपरेंड था, ध्यान से देखना सी ये भी ऑपरेंड था, isn't it? जैसे ही स्टार आया तो उसने देखा, यस ध्यान से देखना फर्स्ट ऑपरेटर क्या परफॉर्म करना है, फर्स्ट ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है, isn't it? क्लियर है? पोस्टफिक्स से ये आइडिया आ जाएगा। उसके बाद आगे चलेगा, फिर वो देखेगा यस सेकंड ऑपरेशन क्या है, एडिशन परफॉर्म करना है, isn't it? So we can say that that is the beauty of postfix expression. तो पहले आप बोल सकते हो कोई भी इनफिक्स आपका ऑपरेशन है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं, isn't it? क्लियर है? तो पोस्टफिक्स में अगर कन्वर्ट कर दोगे तो आप प्रोसेसर के लिए इजी रहेगा, isn't it? That is the meaning. तो पोस्टफिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रैक्टिकली प्रीफिक्स कहीं यूज नहीं होता, पोस्टफिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, isn't it? तो अपन देखते हैं नेक्स्ट वन। आप जरा बताना प्रायोरिटीज की बात करें तो आप मुझे बताना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, ब्रैकेट की, उससे कम पावर फंक्शन पावर ऑपरेटर होता है उसकी, देन उससे कम होती है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इन दोनों की इक्वल होती है, isn't it? और सर इससे कम उससे होती पहले है नॉट की होती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन दोनों की इक्वल होती है। हाँ जी, सर, उससे पहले नॉट की होती है ना पावर के बाद, इसकी नोट नॉट मतलब कि नॉट ऑपरेशन, नहीं, वो तो लॉजिकल नॉट। बुलियन में आता है, ये आप बुलियन नहीं, आप मैं जो भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, सर बुलियन की बात नहीं कर रहे। इसकी हाँ जी बोलिए। जो मल्टीप्लिकेशन है वो लेफ्ट से राइट जाता है ना सर, और ये जो हाँ मल्टीप्लिकेशन हाँ जी, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मान लो a प्लस बी प्लस सी दो ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी के हैं तो पहले किसको इवेलुएट करें, दैट हाँ इज नोन एज एसोसिएटिविटी। यस सर, एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट, जो पहले आया एक्सप्रेशन में अगर दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो इन दोनों एक्सप्रेशन में पहले कौन सा आया होगा, लेफ्ट वन, तो लेफ्ट को करेंगे फिर राइट को करेंगे, और isn't it? में हाँ यस जी, सर, यस सर, ठीक है, तो पहले लेफ्ट वन को करेंगे अगर प्रायोरिटी सेम है तो, जैसे ए प्लस बी माइनस सी है तो प्लस और माइनस दोनों की प्रायोरिटी सेम है बट लेफ्ट जो पहले आया उसको परफॉर्म करेंगे पहले, ठीक है। तो एडिशन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इन सभी में एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट में जो पहले आया उसको पहले इवेलुएट करेंगे, मींस अगर प्रायोरिटी सेम है। बट पावर फंक्शन में ऐसा होता है, जैसे लिखा है 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2, इसका आंसर कितना आएगा, हाँ जी, इसका आंसर कितना आएगा, टेल मी वंस। 512 512 512। तो इसका मतलब 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2 था, तो आपने पहले लेफ्ट वाला पावर फंक्शन आपने ऑपरेट किया या राइट वाला, राइट वाला, राइट वाला। राइट वाला। तो पावर फंक्शन में एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट, isn't it? यस सर, पर कहीं पे a प्लस बी माइनस सी लिखा हुआ है तो दोनों की प्रायोरिटी सेम है, बट किसको इवेलुएट करते हो आप, प्लस वाले को, ए प्लस प्लस बी। वाले को, मींस जब प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनमें जो लेफ्ट में पहले होगा उसको फिर राइट फिर राइट फिर राइट, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, isn't it? ओके, तो एक इनफिक्स में लिखता हूं,
यस, ये एक इनफिक्स मैंने लिखा, व्हाट विल बी द पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स। तो कैसे निकालेंगे बताओ? सबसे पहले जो सर्किल मार्क किए थे मैंने, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? पावर फंक्शन की। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑपरेटर आता है तो आपको प्रायोरिटीज गिवन होंगी, इजंट इट? और अगर मान लो ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनमें प्रायोरिटीज आपको पता है, इजंट इट? ओके, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे दो पावर फंक्शन की सबसे ज्यादा है, बट दो पावर फंक्शन है तो पहले किसको इवेलुएट करेंगे? राइट वन को, उसके बाद ये वाला, सेकंड पे ये इवेलुएट होगा, थर्ड पे क्या होगा बताओ? अब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो जो लेफ्ट में है पहले वो होगा, तो थर्ड पे ये इवेलुएट होगा, फोर्थ पे आप बोल सकते हो ये इवेलुएट होगा, फिफ्थ पे एडिशन होगा ये वाला, सिक्स्थ पे आप बोल सकते हो यस ये वाला माइनस होगा, और लास्ट में ये वाला सेवंथ पे होगा। तो फर्स्ट वन आपने लिखा था DE, तो ऑपरेटर आगे ले आएंगे, अब ये एक ऑपरेंड बन गया। अब C और दोनों ऑपरेंड लिखती है, उसके आगे ये ऑपरेटर आ जाएगा। देन थर्ड पे B, और ये अब कंप्लीट ऑपरेंड बन चुका था, अब एक ऑपरेंड B, एक जो भी आप इवेलुएट कर चुके हो, इसके आगे स्टार आ जाएगा। देन FG के आगे डिवीजन आ जाएगा, अब A के आगे प्लस आ जाएगा, और उसमें आगे माइनस आ जाएगा, और H के आगे प्लस आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें? टेल मी, क्लियर है सभी को? सर प्लस के बाद सर FG सर, उसके बाद क्यों आएगा? किसके बाद? सर प्लस के बाद। प्लस को छोड़ो, पहले प्लस तो आपको फिफ्थ पे था, फोर्थ पे FG था, यस सर। तो FG, फिर आगे आपका क्या आ गया? डिवीजन। उसके डिवीजन। बाद अब एक ऑपरेंड ये बन गया और एक ऑपरेंड ये बन गया था, एक ऑपरेंड ये, एक ऑपरेंड ये, सॉरी किसके लिए? हाँ जी, प्लस के लिए देख रहे थे, ये हुआ। उसके बाद ये ए वाला आपको परफॉर्म करना था, तो ए के लिए एक ऑपरेंड ये है, और सॉरी एडिशन के लिए एक ऑपरेंड ये है, इजंट इट? इन दोनों के बीच में प्लस था, उस प्लस को दोनों ऑपरेंड्स के बाद में लेके जाएंगे। जो भी इवेलुएट करते जा रहे हो वो एक ऑपरेंड बन चुका है, क्योंकि कोई वैल्यू आ जाएगी उसको इवेलुएट करने के बाद। यस सर। हाँ जी, अब बताओ क्या डाउट है? तो प्लस यहीं पे आएगा, फिफ्थ पे आप प्लस कर रहे हो, तो प्लस के लिए एक ऑपरेंड ए है, एक जो अभी तक आप इवेलुएट कर चुके थर्ड स्टेप तक, वो दोनों ऑपरेंड है, उन दोनों ऑपरेंड के आगे प्लस आएगा। हाँ जी बोलिए, क्या डाउट है? फिर क्लियर हो गया। क्लियर है? हाँ जी। और प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स में फर्स्ट में पहले ले आएंगे ऑपरेटर, ये ऑपरेटर आ गया, अब ये एक ऑपरेंड बन चुका है, अब सेकंड C और ये एक ऑपरेंड, दोनों से पहले ऑपरेटर ले आएंगे। अब ये एक ऑपरेंड बन चुका है B स्टार, तो स्टार के लिए एक B ऑपरेंड है, एक ये कंप्लीटली, दोनों ऑपरेंड्स को लिखोगे और पहले स्टार ले आओगे। फिर फोर्थ पे चलोगे, फोर्थ पे आप बोलोगे FG, दोनों से पहले डिवीजन ले आओगे, यस और नो? उसके बाद फिफ्थ पे आपका क्या था? A प्लस, और जो भी ये कैलकुलेट कर चुके थे ये ऑपरेंड बन चुका है, तो यहाँ पे A प्लस पहले। अब ये जो भी माइनस था, माइनस इन दोनों के बीच में जो भी लिखा है, उन दोनों ऑपरेंड बन चुके हैं ये, इनसे पहले ले आओगे माइनस। और फाइनली अब ये जो कंप्लीट आपने लिखा एक ऑपरेंड है, और प्लस H,
तो एच लिखा, एक ऑपरेंड ऑलरेडी लिखा है, इससे पहले आप ले आओगे, ठीक है, तो दैट इज योर प्रीफिक्स। कोई डाउट है? ठीक है, टेल मी दिस वन इज क्लियर टू योर नॉट, इजंट इट? कोई डाउट है तो बोल सकते हो। सर हाँ जी, सर्कल बना बना के करना पड़ेगा। नहीं स्टैक से भी करेंगे बट ऐसे भी कर सकते हो, यस सर। ठीक है, बट इस सर्किल से आपको कोई दिक्कत है तो बताओ, इससे नो सर। जल्दी कर पाओगे। यस सर। स्टैक से भी मेथड मैं बताऊंगा, एक्चुअल में स्टैक से ही होता है, ठीक है, एक्चुअल में स्टैक से ही होता है, बट ऐसे फास्टली कर पाओगे। स्टैक से कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, मान लो इनफिक्स आपको गिवन है d पावर a स्टार multiplication means g power e minus b divided by c plus f into h. Write down the postfix and prefix. हाँ जी, लिखा? सर Yes, sir. Completed. तो फर्स्ट वन किस पे सर्किल मार्क आएगा? GE। सेकेंड टाइम पे ये होगा, थर्ड टाइम पे ये मल्टीप्लीकेशन होगा, फोर्थ टाइम पे ये डिवीजन होगा, फिफ्थ टाइम पे ये मल्टीप्लीकेशन होगा, सिक्स्थ पे ये माइनस होगा, सेवंथ पे ये प्लस होगा। यस तो यहाँ पे लिख दो GE आगे ले आओ, DA आगे ले आओ। अब ये दोनों ऑपरेंड बन चुके हैं मल्टीप्लीकेशन के, तो इन दोनों ऑपरेंड्स के आगे स्टार ले आओ। यस और नो? इवेलुएट हो चुके हैं मींस ऑपरेंड बन चुके हैं वो। यस और नो? यस सर हाँ जी, उसके बाद BC आगे ले आओ, FH आगे ले आओ। अब सिक्स्थ पे BC और जो लेफ्ट में था वो दोनों ऑपरेंड बन चुके हैं, उनके आगे क्या ले आएंगे? माइनस। और अब ये प्लस से पहले जो भी था वो सारा एक ऑपरेंड था, प्लस के आगे जो भी है वो एक ऑपरेंड है, इजंट इट? तो Yes. यहाँ पे लास्ट में प्लस आ जाएगा। और प्रीफिक्स में करोगे तो GE पहले, DA पहले, फिर यहाँ पे स्टार आ जाएगा, उसके बाद BC पहले डिवीजन। यस और नो? उसके बाद आप बोल सकते हो FH मल्टीप्लीकेशन। अब माइनस है, BC और ये दोनों के बीच में पहले आ जाएगा। अब ये जो पूरा ऑपरेंड बन चुका है प्लस, उसके आगे इन दोनों से पहले प्लस आ जाएगा, दैट इज प्रीफिक्स, इजंट इट? और स्टैक से कैसे करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आगे और भी कन्वर्जन्स हैं, पोस्ट फिक्स, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कैसे स्टैक से कैसे करेंगे, और फिर पोस्ट फिक्स को इवेलुएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, 20-25 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट में उसके बाद
अपन क्यू करेंगे, क्यू में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 40 मिनट्स लगेगी क्यू में। और आप बोल सकते हो रिमेनिंग में एरे आपका इजीली हो जाएगा, तो कल आपका डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, इजंट इट? ओके, तो यहीं पे आज सेशन क्लोज करते हैं, ठीक है? Okay guys, so thank you so much. So I am going to close the session for today, so we'll continue tomorrow. Okay? Thank you, Thank you sir. so much.